गुड मॉर्निंग। अपन ने कल पढ़ा था भारत का संविधान और भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान के अंदर ही आज अपना विषय है मूल अधिकार। भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए हैं। वो मूल अधिकार क्या, यानी मूल अधिकार किसे कहते हैं, मूल अधिकार क्यों प्रदान किए गए हैं, कौन कौन से अपने को मूल अधिकार हैं और मूल अधिकार संविधान के किस भाग में लिखे गए हैं, इन सब का विवेचन अपन इस अध्याय में करेंगे। तो आज अपना जो मुख्य बिंदु है वो है मूल अधिकार, यानी भारतीय संविधान में भारत के नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए हैं इनका वर्णन इस अध्याय में। सबसे पहले प्रश्न ये पैदा होता है कि मूल अधिकार कहते किसे, मूल अधिकार कहते किसे हैं। इसके लिए अपने को मूल अधिकार की परिभाषा जानना अति आवश्यक है। मूल अधिकार की क्या परिभाषा, यानी मूल अधिकार कहते किसे, वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, जो शब्द है सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास यानी उसका पूरा विकास, वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण, यानी वो जरूरी है, उनके बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं, सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता। किसी क्षेत्र विशेष में कर ले परंतु सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता। सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, उसे क्या कहा जाता है, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार की क्या परिभाषा होगी, वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, उसे मूल अधिकार कहते हैं। यानी वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, वो संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। जो ये मूल अधिकार है, जो संविधान ने हमें मूल अधिकार दिए, उनमें राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो व्यक्ति के अधिकार है और यदि राज्य उनमें हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है तो व्यक्ति न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। अब हमारे न्यायाधीश थे, स्प्रू ने कहा था कि संविधान में मूल अधिकार क्यों रखे गए, तो न्यायाधीश स्प्रू के शब्दों में संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य, न्यायाधीश स्प्रू ने बताया कि संविधान में मूल अधिकारों को क्यों रखा गया, मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य क्या था, नागरिकों को समानता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना। न्यायाधीश महोदय के अनुसार क्या जरूरी है, संविधान में मूल अधिकार
अधिकार जो प्रदान किए गए वो उनका उद्देश्य क्या था कि भारत के नागरिकों में समानता, समान, सब नागरिक समान, उन्हें न्याय मिले और उन्हें सुरक्षा प्रदान हो। ये मूल अधिकारों को संविधान में रखने का उद्देश्य था। यानी भारत की जितने भी नागरिक हैं वो सब समान हैं, विधि के आगे, कानून के सब समान हैं, उन्हें न्याय मिले और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसलिए संविधान के अंदर मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। इन अधिकारों में राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि मूल अधिकारों के क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप करता है तो प्रत्येक नागरिक को, भारत का जो मूल निवासी है, वो विधि के समक्ष सब समान होंगे, उन्हें न्याय मिलेगा और सुरक्षा प्रदान। यही संविधान में मूल अधिकारों को रखने का मुख्य उद्देश्य था। इन अधिकारों पर राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता और यदि राज्य हस्तक्षेप करता है तो न्यायालय की शरण में भारत का नागरिक जा सकता है और न्याय की मांग कर सकता है। अब हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हमें दिए, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्यों सोचा कि संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन होना चाहिए? उनकी आवश्यकता क्या थी और उन्होंने बुद्धिमत्ता से क्या सोचा और उनका क्या महत्व है? ये अपना आगे का बिंदु है कि मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई और मूल अधिकारों का क्या महत्व है। मूल अधिकारों की आवश्यकता इसलिए जरूरी और ये इनका महत्व है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा अति आवश्यक है, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना मूल अधिकारों को संविधान में रखने का मुख्य उद्देश्य था और उनका अत्यधिक महत्व भी है। क्यों? इनकी सहायता से मूल अधिकारों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाती है। पहले जब डिक्टेटरशिप थी, सामंतशाही थी, तो व्यक्ति को राजा द्वारा बोला हुआ शब्द ही कानून होता था। परंतु मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य और महत्व यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक, मानसिक, नैतिक और शारीरिक विकास के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है। मूल अधिकार क्या करते हैं? इनके द्वारा व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास करने की सुरक्षा प्रदान की जाती। ये इनका मूल अधिकारों की आवश्यकता का महत्व भी दर्शाता है और सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनका संविधान में स्थान रखना भी जरूरी है। दूसरी, शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक।
मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य यह था कि इनकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई कि शासन स्वेच्छाचारी न बन जाए, वो जनता का शोषण न करने लग जाए, जनता पर अत्याचार न करने लग जाए। इसलिए शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाने के लिए मूल अधिकारों का समावेश संविधान में किया गया। क्यों किया गया? जैसे राजा, जब राजाशाही थी, राजा निरंकुश होते थे और वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर तानाशाह बन जाते थे। उनके द्वारा कहे गए शब्द कानून होते थे जिससे जनता का दमन होता था। जनता उनके शासन के अंदर पिसती थी, सर्वांगीण विकास उनका संभव नहीं था। उसकी स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाने के लिए भी राजा की एक मंत्रिमंडल का निर्माण होता था। वो कुछ हद तक उस पर अंकुश रखता था, परंतु फिर भी वो बात सीधी थी। परंतु प्रजातंत्र के अंदर शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाने के लिए हमारे संविधान में मूल अधिकारों का समावेश किया गया कि जिससे जो शासन है वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग न करे। ये मूल अधिकार शासन की स्वेच्छाचारिता, जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है उसकी स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाने का प्रबल साधन है। मूल अधिकार किसी भी विधि या कानून की अपेक्षा व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने में अधिक सक्षम है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इन अधिकारों को छीनती हो या इनको कम कर दे। मूल अधिकारों का क्या तात्पर्य है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि या कानून का निर्माण नहीं कर सकता जो मूल अधिकारों के ऊपर अंकुश लगाए या इनको कम करे या इन मूल अधिकारों को वो छीने, जनता से छीने। इसलिए इनका अत्यधिक महत्व है। तीसरी, मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों हुई महसूस और उनका क्या महत्व है? प्रत्येक नागरिक को न्यायिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मूल अधिकारों का समावेश संविधान में किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति जब कोई भी सत्ताधारी दल या शासन इनका हनन करता है या इनको सीमित करने का, मूल अधिकारों को सीमित करने का प्रयास करता है, तो भारत का कोई भी नागरिक न्यायालय में जा सकता है और वाद दायर कर सकता है। उसे न्यायिक सुरक्षा प्रदान की जाए। चौथा, इनकी आवश्यकता और महत्व है कि यह मूल अधिकार लोकतंत्र के आधार स्तंभ, यानी मूल अधिकार किसमें दिए जाते हैं? लोकतंत्र। लोकतंत्र के जो आधार स्तंभ है वो क्या है? ये अपने विकास के लिए जरूरी है और ये इसके अभाव में यदि हमें मूल अधिकार नहीं है और देश में लोकतंत्र है तो बिना मूल अधिकारों के अपन लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। लोकतंत्र के विकास के लिए और लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए मूल अधिकारों का होना जरूरी है, जिससे प्रत्येक नागरिक
सर्वांगीण विकास कर सके। पांचवा मूल अधिकारों की आवश्यकता है समानता के कारक। समानता के कारक यानी मूल अधिकारों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षेत्र के अंदर समानता प्रदान की गई है। मूल अधिकार मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड, मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षण, मूल अधिकार दोनों ही हैं। मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड हैं और उनके संरक्षक भी हैं। मूल अधिकारों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव होने के कारण वर्तमान युग में राजनीतिक दर्शन इनकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। इसलिए हमारे संविधान में इनकी आवश्यकता महसूस हुई और इनका अत्यधिक महत्व है। अब भारत के संविधान में कौन कौन से मूल अधिकार दिए और संविधान के किस भाग में उनको शामिल किया गया, इसके लिए भारत के संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो हमारे संविधान के भाग 3 में शामिल किए गए। तो मूल अधिकार संविधान के किस भाग में शामिल है? संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार शामिल किए गए। मूल अधिकारों के संबंध में हमारे संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद रखे गए, कितने अनुच्छेद रखे गए? मूल अधिकारों के संबंध में हमारे संविधान में कुल 23 अनुच्छेद है। ये अनुच्छेद 12 से 30 व 32 से 35 तक दिए गए। तो संविधान में मूल अधिकारों के संबंध में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 23। मूल अधिकारों के संबंध में संविधान में 23 अनुच्छेद है। और ये अनुच्छेद संविधान में कहा कौन से अनुच्छेद से है? 12 से 30 और 32 से 35। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के संबंध में 23 अनुच्छेद हैं और ये अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक दिए गए हैं। अब ये मौलिक अधिकार, मूल अधिकार क्यों दिए गए, ये क्या है, इनका अपने महत्व और आवश्यकता पड़ी थी ना। इसी के लिए कहा जाता है कि मौलिक अधिकार परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का ही दूसरा नाम है। यानी जो प्रकृति ने मानव को जो अधिकार प्रदान किए उन्हीं का दूसरा नाम क्या है? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। ये अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है, तो प्रकृति ने भी प्रदान किए। इसलिए सर्वांगीण विकास, प्रकृति ने किसी के सर्वांगीण विकास पर कोई अंकुश नहीं लगाया। इसी तरह से ये उन्हीं सिद्धांतों, अधिकारों दूसरा नाम है। ये मौलिक अधिकार क्या है? ये नैतिक अधिकार है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के नैतिक अधिकार है जो हर काल यानी हर समय, जो हर काल और हर जगह व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। बिना मौलिक अधिकार प्राप्त किए व्यक्ति सर्वांगीण विकास
ये प्राप्त होने चाहिए। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति को स्वेच्छानुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करते हैं, कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके और अपना सर्वांगीण विकास कर सके। तो ये व्यक्ति को स्वेच्छानुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करते हैं। अब मूल अधिकार है कितने? आज हमें संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार हैं, जबकि हमारे संविधान के निर्माण के समय हमें 7 मौलिक अधिकार थे। परंतु जब संविधान बना तो भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 6 जो आपके सामने श्याम पट पर है। 7वां था संपत्ति का अधिकार। 7वां क्या था? संपत्ति का अधिकार। तो जब संविधान में 44 कौन सा संशोधन हुआ? जब संविधान में 44वां संशोधन हुआ तो उस मूल अधिकार को हटा दिया गया, यानी उस मूल अधिकार को विलोपित कर दिया गया और मूल अधिकार से उसको विलोपित कर दिया। केवल उसे कानूनी अधिकार के रूप में ही संबंधित किया गया। संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया। कानूनी अधिकार तो है व्यक्ति का, परंतु वो उसका मूल अधिकार या उसका मौलिक अधिकार नहीं। तो 44वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से विलोपित कर दिया गया। मौलिक अधिकारों से तो विलोपित कर दिया संपत्ति के अधिकार, परंतु आज भी संपत्ति का अधिकार हमारे संविधान में कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। अब हमारे संविधान के अंदर वर्तमान में हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। पहला समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। अपन ये पढ़ चुके कि ये जो मूल अधिकारों के अनुच्छेद हैं वो संविधान के किस भाग में शामिल है? भाग 3 में शामिल है। अब जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक उसका वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमारा मूल अधिकार है, वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 24 से लेकर 25 तक दर्ज किया गया है, वर्णित है। चौथा मूल अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दर्शाया गया है। पांचवा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक वर्णित है। चौथा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो भाग 3 में अनुच्छेद 32 में दर्शाया गया है। अब समानता का अधिकार क्या? समानता के अधिकार में से तात्पर्य क्या है? यानी भारत का प्रत्येक नागरिक विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सब व्यक्ति बराबर होंगे, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हमारा मूल अधिकार है कि सामाजिक समानता प्रदान की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों की समानता है, सामाजिक समानता है, उसे किसी रोजगार प्राप्त करने की
अपना रोजगार करने की, वृद्धि करने की, अपना जीवन यापन करने की पूर्णतया विधि के समक्ष स्वतंत्रता है। ये हमारा समानता का अधिकार है। इसके अंदर कई प्रावधान किए हुए हैं। पहला, कानून के समक्ष समानता। पहला, कानून के समक्ष समानता, यानी भारत का कोई भी नागरिक जो चाहे किसी भी पद पर कार्यरत हो, वो कानून के आगे पूर्णतया वंचित है। यानी कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। कानून के सामने सब बराबर है। विधि के समक्ष सब संरक्षण के अधिकारी हैं, वो अपना अधिकार मान सकते हैं। दूसरा, धर्म, मूल और वंश। धर्म, कोई व्यक्ति कोई भी धर्म मानता हो, किसी भी मूल का हो, किसी भी वंश का हो। अनुच्छेद 15 में चाहे उसने भारत में कहीं भी जन्म लिया, अनुच्छेद 15 के अंदर ये वर्णित है। अनुच्छेद 15 क्या है कि भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी मूल का हो, किसी भी वंश का हो, चाहे उसका जन्म स्थान भारत के किसी भी राज्य में हुआ है, उसका जन्म स्थान भारत के किसी भी राज्य में है, इस आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अंदर व्यक्ति को, जैसे स्त्री है, अन्य पिछड़े वर्ग है, या अन्य कोई पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उनको अनुसूचित जाति है, जनजाति है, ऐसे नागरिकों को विशेष लाभ, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्हें आरक्षण की व्यवस्था भी दी गई है। धर्म, मूल, वंश और जन्म स्थान और रंग भी आता है। इस आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने से नहीं रोक सकते। वो किसी भी मनोरंजन के स्थान पर जा सकता है, सड़क पर जा सकता है, मनोरंजन स्थल पर जा सकता है, कुआं या तालाब का उपयोग कर सकता है। जो सार्वजनिक जगह है उनका पूर्णतया उपयोग कर सकता है। किसी भी व्यक्ति का धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान के कारण कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 15 के अंदर वर्णित है। तीसरा, लोक नीति। अपन ने पढ़ा कि जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान, रंग, इस आधार पर भारत के सब व्यक्ति समान है। उस किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति कहीं भी जन्मा हो, वो कहीं भी बस सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी किसी भी विद्यालय में वो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है। किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी तरह से लोक नियोजन, वो प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त है। लोक नियोजन में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त है। वो अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी प्राप्त कर सकता है। राजकीय सेवाओं के लिए
ये जरूर राजकीय सेवाओं में थोड़ा प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उनको सरकार आरक्षण की सुविधा प्रदान करती है। उस आरक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है उनके लिए सरकारी सेवाओं और निजी क्षेत्र में भी उनके लिए स्थान आरक्षित है कि इतने प्रतिशत अनुसूचित जाति, इतने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, इतने प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, इतने प्रतिशत जो शारीरिक रूप से हैंडीकैप्टेड है, अपंग है, उनके लिए इनके अंदर आरक्षण का प्रावधान किया गया है और उसी अनुसार उन्हें अधिकार दिया गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति लोक नियोजन के क्षेत्र में सेवा प्राप्त करने का अपनी योग्यता के अनुसार अधिकारी है। जाति, धर्म, लिंग, जन्म, रंग, भाषा, इनके किसी भी आधार पर उसे अपन मना नहीं कर सकते। इसे यह अनुच्छेद 16 के अंदर यानी लोक नियोजन में सब व्यक्तियों के पास समान अधिकार है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता किसे कहते हैं? कि किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार करना, उसकी जाति और रंग इत्यादि के आधार पर उससे छुआछूत करना। इसलिए हमारे संविधान में समानता का मौलिक अधिकार दिया गया है और उसमें अनुच्छेद 17 के अंदर, अनुच्छेद 17 में यह वर्णन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, रंग, रूप, इसके कारण अस्पृश्यता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक निवारण अधिनियम 1955 था, उसमें संशोधन करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया और ये अनुसूचित जाति और जनजाति निरोधक अधिनियम 1989 में पारित। 1989 के अंदर ये पूर्ण रूप से पारित हुआ। अब इस के कारण किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जा सकता। किसी सार्वजनिक जगह पर उसे उसकी जाति, धर्म इत्यादि के आधार उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। और यह सुनिश्चित किया जाए इस अधिकार में यह भी अस्पृश्यता का अंत जिस अधिनियम के तहत किया गया, उसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति इसका दुरुपयोग न करे, केवल ये आवश्यकता पड़ने पर ही इसका उपयोग करे। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में किसी भी व्यक्ति को शैक्षणिक उपाधियां रखने की स्वतंत्रता है और भारत के अंदर अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 18 में वर्णित है समानता के अधिकार के तहत कि अन्य कोई भी उपाधि व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता और उसका उपयोग नहीं कर सकता। ब्रिटिश काल में संपत्ति जब
भारत अंग्रेजों का गुलाम था। यहां भारत में अंग्रेजों का शासन था। उस समय अंग्रेज भारतीयों को उनकी संपत्ति के आधार पर या जैसे राजा है उसकी हैसियत के अनुसार उसको उपाधियां प्रदान करते थे, परंतु संविधान में के भाग 3 में समानता के अधिकार के तहत ऐसी जैसी अंग्रेजों के समय में गुलामी की अवस्था में अंग्रेज जैसी उपाधियां प्रदान करते थे, उनको लोग धारण करते थे, रखते थे, उन सबको नष्ट कर दिया गया कि अब कोई भी व्यक्ति को वैसी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी, ये निषेध है। और अनुच्छेद 18 ये कहता है कि बिना हमारे देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी राज्य की कोई भी विदेशी राज्य में दूसरा देश कोई भी उपाधि प्रदान करे तो उसे भारत का नागरिक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि राष्ट्रपति इसे कानूनी रूप से मान्यता प्रदान नहीं कर देते, उनकी अनुमति हो जाए, उसके बिना कोई भी विदेशी उपाधि भारत का व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। तो आज अपन ने क्या किया, इसका पूरा का रिवाइज कर लेना कि भारतीय संविधान ने मूल अधिकार क्यों रखे गए, उनका उद्देश्य क्या था, उन मूल अधिकारों का महत्व क्या है, और भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए और उन मूल अधिकारों का संविधान के किस भाग में लिखा हुआ है, किस भाग में वो दर्शाए गए हैं, कितने अनुच्छेद हैं। आज अपन ने ये पढ़ा और गृह कार्य के लिए प्रश्न करना कि मूल अधिकार की परिभाषा बताओ और मूल अधिकार के उद्देश्य व महत्व स्पष्ट करो। क्या गृह कार्य का प्रश्न है, फिर लिख दो। मूल अधिकार की परिभाषा दो व मूल अधिकारों के उद्देश्य व महत्व को स्पष्ट कर। धन्यवाद।